का पहला जो टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से है। फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी, मैक्सिमम रेंज पाने के लिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना पर थ्रो करना होगा 45 डिग्री पर। आपसे रेंज का फॉर्मूला ही पूछ सकता है, तो रेंज का फॉर्मूला होगा u² sin 2 थीटा बाई जी। अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना पर ऊपर की तरफ थ्रो करना होगा, तो ये 90 डिग्री पर। मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री पर और मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन, द ट्रेजेक्ट्री और पाथ फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला। इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला टॉपिक एक्सेलरेशन से, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन velocity with respect to time is called acceleration. An object of mass 150 kg is accelerated in 5 seconds with a velocity of 6 meter per second to 16 meter per second. Find acceleration. Acceleration निकालने के लिए मास का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 16, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 6, टाइम आपको दिया हुआ है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। When an object is moving at the same speed, what will be the acceleration? अगर इसका ये सेम स्पीड से मूव कर रहा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 बाई एनीथिंग बिकम 0, ऑप्शन सी इज राइट। The velocity of a car increased uniformly 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration. Acceleration equals to change in velocity with respect to time. तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 36 माइनस 18, पर ये तो आया किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा 18 × 5/18 और नीचे 5 दिया हुआ है, 5 से 5 भी चला जाएगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज राइट। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में चेंज कितना का हुआ, 54 का हुआ है, पर ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, 18 से जाएगा 3 बार में तो 5 दिया का 15, 15/10, 15/10 होता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इज राइट। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 30 kg हैज़ द सेम डायमीटर एज द एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ मास इज 10.5 kg. बोथ स्फीयर आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे हैव सेम। इसमें सेम क्या रहेगा, मोमेंटम तो हो नहीं सकता, मोमेंटम तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, P = mv, मास के ऊपर। अगर मास अलग अलग है तो मोमेंटम भी अलग अलग होगा, ये अनचेंज रहेगा एक्सेलरेशन। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो जितना भी मास हो उसका जो एक्सेलरेशन है, अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ टानता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड के स्पीड से टानता है। तो एक्सेलरेशन सारा का सारा जितना भी हो, अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट हो या फिर 1 टन का ऑब्जेक्ट हो, अगर अर्थ अपनी तरफ खींच रहा तो उसको कितना का पावर लगाएगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से खींचेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी भी मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास ये का डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट अगर फिक्स है, मास अलग है तो ये भी अलग हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा, मतलब स्मॉल g का वैल्यू जो रहेगा ये फिक्स रहेगा, चाहे मास अलग अलग भी हो तब भी। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना होगा, 0, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी में किसी भी तरह चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई एम सॉरी, एक्चुअली ये भूल हो गई, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए इज राइट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है
कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा। तो इसमें हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उस ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा तो उसके अंदर किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट, किस रेट से गाड़ी अपना स्पीड को बढ़ा रहा, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब हो गया एल, सेकंड का हो गया टी का स्क्वायर, ये भी टी को ऊपर ले जाएंगे एल -2, तो एल एम टी -2, ऑप्शन ए इसका राइट है, एल एम 0 टी -2। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सुनील्स कार अटेन्स आ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 20, गाड़ी स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, टाइम लगा 10 सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन इसका बी सही होगा। मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन इज डैश एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन का मतलब होता है, मतलब गाड़ी का स्पीड को बढ़ाना, और रिटार्डेशन का मतलब होता है गाड़ी अपना स्पीड को धीरे धीरे एक रेट से घटा रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। रिटार्डेशन का मतलब गाड़ी अपना स्पीड को घटा रहा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एलेप्स्ड द ऑब्जेक्ट इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपना वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यही तो होता है। पर अगर आपको कुछ ना दिया गया, वेलोसिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा, आपको ये मान के चलना है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फोर्स बाई मास क्या होता है, फोर्स और मास में जो रिलेशन होता है m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाई एम पूछा है, फोर्स बाई एम हो जाएगा एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी इसका सही है। ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ मास ऑफ 500 kg, in this case what will be the acceleration generated by the object, F equals to ma। फोर्स आपको दिया हुआ है 350 न्यूटन का, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, ये m नीचे आ जाएगा यहाँ, तो m दिया हुआ है 500, 0 से 0 जाएगा, 5 से जाएगा 7 बार में, 5 से जाएगा 10 बार में, मतलब 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, तो 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव द वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब बॉडी अपने स्पीड को क्या कर रहा है, घटा रहा, विल डिक्रीज, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ये अपना स्पीड को घटाएगा। डैश इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये डेफिनेशन है। ए कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो स्पीड में चेंज कितना का आया, 72 में से 18 जाएगा, आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। टाइम दिया हुआ आपको 5 सेकंड, ये 5 से ये 5 चल जाएगा, 18 से चल जाएगा 3 बार में, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फेलिंग फ्रीली एन एग्जाम्पल, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा, किसी भी हाइट से गिर रहा, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता है, ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वजह से उसका स्पीड क्या होता है, कंटिन्यूसली बढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। जब तक कोई ऑब्जेक्ट आपका हाथ में, आप किसी टावर पे खड़े हो, जब ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे बॉल नीचे की तरफ आएगा और उसका स्पीड क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन, इसमें से कौन सा है जो सेम डायरेक्शन में है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। फोर्स ऑफ वेलोसिटी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स और मोमेंटम ये दोनों डेफिनेशन के हिसाब से ठीक है, पर ये सही नहीं है कि हर बार मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स पोजीशन सोनी कैच, मतलब इसका इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड है सोनी का, रेस्ट से है, फिक्स पोजीशन पे है, तो मतलब इनिशियल स्पीड इसका 0 है। वो अपना स्पीड को फाइनली कितना कर लेता है, 60 मीटर पर सेकंड कर लेता है, टाइम लगाता है 30 सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो 60 माइनस जीरो बाई 30, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका राइट है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो पहले लिखा रहेगा वो वाई एक्सिस पे होगा वेलोसिटी, और जो बाद में लिखा हुआ वो इस ग्राफ पे होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को मिलता है एक्सेलरेशन। आसान सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑपरेट्स फ्रॉम। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? अपना स्पीड को कंटिन्यूसली घटाना। तो ये होगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, अपना वेलोसिटी को क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इक्वेशन, 3 इक्वेशन होता है, 3 इक्वेशन। पहला इक्वेशन जो है v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v जो है, v फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। u जो है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है। आप s को डिस्प्लेसमेंट बोलिए या पोजीशन बोलिए, बात एक ही है, पोजीशन। चलिए देखते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके सारा का सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना ले रहा है? 2 मिनट ले रहा है। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है। ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड ऑब्टेन बाय द कार, मतलब से फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा। आप पहला इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ आपको 1 और टाइम दिया हुआ है 120। तो यहाँ से आ जाएगा 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड एक्चुअली स्पीड का है। 120 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा फाइनल स्पीड। ये बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 0, ठीक है। इन ए स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपको दिया हुआ है 8 सेकंड। आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो आपके पास 2 फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर, सॉरी ये तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपसे पूछा डिस्टेंस के बारे में, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है? 0, तो हो जाएगा s इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ए का वैल्यू दिया हुआ 3, टी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 से जाएगा 32 बार में, 32 दिया का 96 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 96 मीटर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपसे रिलेशन पूछा जाएगा ग्राफ किसी के बीच में बनेगा, तो ये v और s के बीच में बनेगा। पहला वाला और आखिरी वाला जो इक्वेशन का जो दिया हुआ है उनके बीच में बनेगा। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी, और किसके बीच में बनेगा? s का मतलब क्या होता है? पोजीशन के बीच में बनेगा। आपको इक्वेशन लिखना है, आप पहला टर्म और आखिरी टर्म को देखना है कि ग्राफ किने किने बीच में बन रहा है। ये ग्राफ जो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में बन रहा है। वेलोसिटी आपको दिया हुआ था, पोजीशन आपको बतलाना था। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम मतलब पहला टर्म क्या होना चाहिए? v होना चाहिए, और लास्ट का टर्म क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। आप देख लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें v दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है t, तो ये इक्वेशन बन जाएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो ये क्या है? पोजीशन और टाइम के बीच में है। अगर ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किसी के बीच में, तो ये v है। इसको सही से अगर लिखेंगे तो ये होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन हो जाएगा वेलोसिटी, और ये सेम इक्वेशन, और ये तो इक्वेशन ही गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन शो द रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी? पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में, तो पोजीशन और वेलोसिटी, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया। तो यही सही है, ऑप्शन बी इसका राइट है। This second equation of motion
इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन जो है पोजीशन और टाइम के बीच में बतलाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पोजीशन एंड टाइम। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू सेम क्वेश्चन आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम हो गया, टाइम आपको दिया हुआ यहाँ पर, टाइम और किसके बीच में है, पोजीशन के बीच में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। ए कार इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 5 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दिस टाइम। कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपको सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कार रन कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हमको स्टार्टिंग दिया हुआ है एक्सेलरेशन, यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, टाइम दिया हुआ 5 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से, अच्छा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सॉरी एक्सेलरेशन दिया हुआ। पोजीशन के लिए को निकालना होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a दिया हुआ है। यहाँ पर हमको फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, आपको एस का वैल्यू निकालना है। तो v का वैल्यू दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस इसको इधर लाएंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25, इस सबको नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 75, 75/2 कटेगा 3 बार में 6, 7 बार में 37.5 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा गलत है, तो ये देखते हैं, ये क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as होना चाहिए, पर यहाँ पर दिया हुआ क्या, माइनस दिया हुआ है, तो यही जो है मेरा गलत दिया हुआ है। ये देख लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला सही है, ये भी सही है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गलत जो है वो है ये, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है आपका माइनस दे दिया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन और टाइम के बीच में, देखिए यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ये पूछा जाएगा तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। ये अगर पूछा गया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी सेम दे दिया है, तो ये भी है, ये तो गलत ही है। ये आपका दिया हुआ वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में, हमको निकालना है पोजीशन और टाइम के बीच में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 144, मतलब रेस्ट में था। यू का वैल्यू स्टार्टिंग कितना होगा 0, वी का वैल्यू जो होगा कितना 144 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 8 बार में जाएगा, 8 × 5 = 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड है। ये चला 20 सेकंड तक। कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एस इक्वल टू स्टार्टिंग का वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपको दिया 20 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2। इक्वेशन 2 किसी में भी रख लीजिए, तो यहीं पर रख लेंगे, तो एस इक्वल टू इनिशियल 0 1/2, एक्सेलरेशन दिया हुआ आपको 2 निकाले हैं, और टाइम दिया हुआ 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ से आ जाएगा 400 आंसर, 400 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट। ए बस स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड डिसेंड्स फ्रॉम हिल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बस रेस्ट से स्टार्ट होता है और एक ढलान पे, पहाड़ के ढलान से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 200 मीटर 10 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हमको स्टार्टिंग में u का वैल्यू दिया हुआ 0, ठीक है। अगर हम पहला इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी ये भी नहीं दिया हुआ है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
एस दिया हुआ 200, इनिशियली स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। ए का वैल्यू हमको निकालना है और टाइम दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 से जाएगा ये 50 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 200/50, तो ये हो गया 4, तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूव टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 1.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दिस टुवर्ड द नॉर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसका ये कितना होना है। तो यहाँ पर वो फोर्स दिया हुआ है आपको 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, और आपको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ 1 kg। ये आपको इसीलिए दिया हुआ कि आप एक्सेलरेशन निकाल पाए। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो अगर आपको एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाई एम हो जाएगा। एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ 1.5 और मास दिया हुआ 1, तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से आ गया। आप इसमें लगा लो दूसरा इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको लगाते हैं तो इसमें पहला यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग 2 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है 2 मीटर, टाइम दिया हुआ आपको 2 सेकंड प्लस 1/2, ए का वैल्यू 1.5 निकाले अभी हम लोग, टाइम दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 से जाएगा ये 2 बार में, तो 1.5 2 हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टडी स्टेट, स्टडी का मतलब होता है रुका हुआ स्टेट, मतलब यू का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। अचीव फाइनल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम लगा रहा है 2 सेकंड, 2 सेकंड लगा रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आप पहला इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू आएगा चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस 0, 5 माइनस 0/2, यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 2.5, यहाँ पर रख देते हैं 2.5, अच्छा यहीं से आ जाएगा, इसका ज़रूरत भी नहीं था, इसका ज़रूरत भी नहीं था, आ जाएगा 2.5। ऑप्शन सी इज़ राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड स्पीड, इसमें तो कौन सा ऐसा नहीं है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला है, ये है। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ से भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी है, ये नहीं है, ये गलत इक्वेशन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कि वही पूछा था कि गलत कौन सा है इसमें। ए चाइल्ड हैज़ 1/4 kg ऑफ अ बॉल ऑन हिज हैंड एंड ही थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, एक बच्चा के हाथ में एक बॉल है जिसका वजन है 1.4 kg, वो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। हिज हैंड अराइज 10 सेंटीमीटर अपवर्ड, वो अपने हाथ को 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाता है। विथ हिज हैंड अ बॉल एग्जिस्ट ऑन अपवर्ड वेलोसिटी, और बॉल को स्टार्टिंग में वेलोसिटी देता है वो 2 मीटर पर सेकंड का देता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द चाइल्ड थ्रो द बॉल, बॉल को जब ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है बच्चा तो कितना फोर्स लगा रहा, आपको यही निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं, यहाँ से हमको निकालना होगा सबसे पहले एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन दे रहा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लगा लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जब तक बॉल बच्चा का हाथ में था तब तक उसका वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 0 प्लस 2 ए का वैल्यू निकालना है, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 10 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40/2, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे बोला है फोर्स कितना लगाया है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स निकालना है, मास दिया हुआ है 1/4, अब एक्सेलरेशन निकाले हैं 20, तो 4 से जाएगा 5 बार में, तो 5 न्यूटन का बच्चे जो है फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर उसको थ्रो करने के लिए अपवर्ड। स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स पोजीशन, ठीक है, मतलब यू का वेलोसिटी क्या बोला है 0, यू का वैल्यू 0। सोनी कैच अ बॉल 6 मीटर पर सेकंड, वो एक बॉल को कैच करने के लिए सोनी जी दौड़ता है, वो 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ता है। टाइम लगाता है 30 सेकंड, टाइम है 30 सेकंड,
कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम दिया हुआ है 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट विल काउज टू स्टॉप इट। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मतलब 3rd या 4th वीडियो में ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा मूव करता रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो जब हम लोग ब्रेक लगाते नहीं हैं, गाड़ी को मतलब एक्सेलरेट करना छोड़ देते हैं, तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है, और हवा के प्रतिरोध की वजह से गाड़ी रुक जाता है। तो ये फ्रिक्शन होगा इसका आंसर। Which of the following occurs as a result of surface irregularities between two surface, दो सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई टू, फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसका ऊपर अप्लाई होता है, देखते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गलत बात। ये दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, ये दो सरफेस के बीच में लगने वाला, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पे होता है। एंड एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोई मतलब नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना डायरेक्शन के अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फोर्स इधर लग रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा ये पीछे की तरफ लगने वाला है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। When a bicycle is driven by a constant acceleration, then the friction force on the rear wheel, पिछले चक्का पे जो लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पिछले चक्का पे लगने वाला जो होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। और सामने वाला चक्का पूछा जाए तो वो किसमें लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इज यूज्ड इन द ब्रेकिंग पैड ऑफ कार, मतलब कौन सा कैरेक्टर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा अगर जीरो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो गाड़ी रुकेगा क्या, कभी नहीं रुकेगा गाड़ी, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसमें काम करते रहना चाहिए। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया काम कैसा होता है, तो ये हमेशा होगा ऑलवेज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, आप तो फोर्स इधर लगा रहे हो गाड़ी को मूव कराने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ काम लगता है, तो ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो पीछे की तरफ लगेगा। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो मूव करने के लिए आगे, फ्रिक्शनल फोर्स आपको पीछे लगता है, तो इसी को बोला गया है नेगेटिव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफिकल्ट विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो इसमें से कौन सा चीज़ मुश्किल हो जाएगा। मूविंग अ हेवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये तो आसान कर देगा। अगर किसी भारी सामान को एक जगह से दूसरा जगह रख ये वो घसीट कर ले जाना है, तो आप उसमें फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा सरफेस के बीच में तो वो बड़ा आसानी से चले जाएगा, तो ये तो बात सही है। प्लेइंग कैरम, कैरम खेलते वक्त हम लोग डालते हैं पाउडर, वो पाउडर क्या करता है, फ्रिक्शन को घटाता है, तो ये बात भी सही है, ये तो घटाता है। होल्डिंग अ ग्लास ऑन टम्बलर, ठीक है, आप अगर एक ग्लास को पकड़े हुए हो, मान लो कि आपको हाथ का सरफेस और ग्लास के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो ग्लास क्या होगा, आपके हाथ से ड्रॉप हो जाएगा। तो यही है, कौन सा काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाइएगा अगर फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो मूवमेंट ऑफ डोर, ये तो गलत है, तो बोला कौन सा मुश्किल हो जाएगा, तो होल्डिंग अ ग्लास टम्बलर। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिस्ट्रॉय बट इट्स कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। जब फ्रिक्शन फोर्स होता है, आप ऐसे देख लो ना, जब ठंडा के टाइम में आप हाथ को घिसते हो तो दोनों हाथ के बीच में क्या होता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होता है। दो सरफेस जब घिसेगा एक दूसरे के साथ तो उसमें क्या बोलते हैं, क्या कौन सा एनर्जी जनरेट होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगा। इफ अ बॉडी मूव ऑन अ कर्व पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मोशन विच मोशन विल बी कॉल्ड, जब एक गाड़ी जो है कर्व सरफेस पे मूव कर रहा तो ये किस तरह का होगा, सर्कुलेनियर मोशन, सर्कुलेनियर मोशन हो जाएगा। जब कोई गाड़ी एक टर्न पर मूव करता है, ठीक है, कर्व पाथ पे ये करता है, मूव करता है, तो उस मोशन में क्या बोलेंगे, सर्कुलेनियर मोशन बोलेंगे। सिंपल पीरियोडिक मोशन तो होगा नहीं, सिंपल लीनियर मोशन के लिए स्ट्रेट रास्ता होना चाहिए। रोटेटिंग मोशन होगा नहीं, रोटेटिंग मोशन का मतलब हो गया एक ही जगह पे घूमना है। फॉर एग्जांपल जो पंखा होता है वो एक ही जगह पे घूमता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्कुलेनियर मोशन, ऑप्शन डी राइट। द रिक्वायर्ड फिक्स फोर्स टू ड्राइव अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा, अगर एक बॉडी सर्कल के चारों तरफ घूम रहा, तो ये अपना फोर्स कहाँ से जनरेट कर रहा है, सेंटर से, और सेंटर की तरफ से लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ऑप्शन सी। आपसे पूछा जाएगा जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा, तो पृथ्वी से वो कौन सा फोर्स का इस्तेमाल कर रहा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम उस समय बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन अ ऑब्जेक्ट रोटेट एट ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ऑब्जेक्ट घूम रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज एट इट पोजीशन, क्या इसमें से चेंज होगा हर पोजीशन के ऊपर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय
टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज एट इच पोजिशन इच पॉइंट। तो ये जगह वेलोसिटी चेंज होगा, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, इनर्शिया से मतलब नहीं है, मास तो फिक्स ही रहेगा, मास फिक्स रहेगा तो वेलोसिटी ही है जो चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होने का रीज़न ये है कि वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ये होता है स्पीड, स्पीड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जा रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, स्पीड तो फिक्स है उसका, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड तो फिक्स है, अगर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो जा रहा। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज देन इट्स टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। अगर एल का वैल्यू बढ़ रहा तो टी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो विल इंक्रीज। इसका ऑप्शन ए राइट है। What is the motion of a body of constant speed in a circular path? अगर constant speed में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object move along in a circular path, the force acting on the rotating object toward the center, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। What is the time taken by the oscillator टू कंप्लीट एन एम्पलीट्यूड। जो अभी बतलाएं कि जो एक सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो एक फिक्स टाइम के ऊपर क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। तो इसी तरह का मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं इसी टाइम को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ एक्सेलरेट। अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ कि अर्थ के चारों तरफ क्या चांद घूम रहा, तो ये कहाँ से, कौन सा फोर्स से काम कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल से फोर्स से काम कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉय सिटिंग ऑन द स्विंग। एक बच्चा है जो झूला पर झूल रहा, एक बच्चा जो झूला पर झूल रहा, उसका क्या होगा, टाइम फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसा है, ये यहाँ पर बच्चा झूल रहा, ऐसे ऐसे झूल रहा है यहाँ पर, तो किसकी तरह काम करेगा, सिंपल पेंडुलम की तरह काम करेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम की तरफ काम करेगा तो इसका ये मोशन जो होगा ये कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय, तो ऑप्शन बी सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये दो मास के बीच में लगने वाला एक फोर्स है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द टू स्टेटमेंट गिवन बाय ए एंड बी इज स्लैश आर इज ट्रू। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। एकदम सही है, फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का प्रोडक्ट का, तो ये बात सही है। दूसरा देखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, तो ये जो है ये गलत है। तो ओनली ए इज ट्रू वाइल बी इज फॉल्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts another object with a force which is inversely proportional to the square of, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा, तो ये डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। Each object of the universe attracts another object by a force is proportional to, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का प्रोडक्ट का, दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके दूरी का स्क्वायर का। तो क्या दिया हुआ आपको, मास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड अपन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देख लेते हैं, फोर्स का जो फॉर्मूला था एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन देम दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस दोनों के गुणनफल का, मास का गुणनफल के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के ऊपर डिपेंड करता है, सम ऑफ देयर मासेस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो सम ऑफ देयर मासेस। ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका राइट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। विच ऑफ द फ्लोइंग अमॉन्ग इज वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पूरा यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है ये न्यूक्लियर फोर्स है,
ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना था? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी? अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी का। अगर आर का वैल्यू को 2r कर देते हैं, क्या बोला है? टू ऑब्जेक्ट्स डबल, डिस्टेंस को कर दिया है डबल। डिस्टेंस को अगर डबल कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? एफ 1/4 आर स्क्वायर 1/4। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डिक्रीज 4th टाइम। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 4th टाइम, 1/4 घट जाएगा। इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल देन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। फिर भी कहा है 9 टाइम्स, फोर्स कितना हो जाएगा? 9 गुना। देख लेते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दोनों ऑब्जेक्ट का मास को 3 गुना कर दिया गया, 3m1 इंटू 3m2, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9m1 m2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, 9 टाइम्स हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा फॉल्स है? ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूटन आएगा। द बोल रहा द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम एज इट्स वैल्यू ऑन द मून एंड अर्थ। जी का वैल्यू हर जगह सेम रहता है, इसमें कोई शक नहीं। आप अर्थ पे हो, मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, आप कहीं भी चले जाओ पूरा यूनिवर्स में, कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सेंटर ऑफ टू masses of 2 kg placed at a distance of 1 meter is 26.68 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास दिया हुआ है 2, दूसरा ऑब्जेक्ट का भी मास 2 दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी है 1 का स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये बात एकदम सही है। फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका दूरी का, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला देखते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डबल देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्या बोल रहा है? टू ऑब्जेक्ट जो है उनका मास को डबल कर दिया जाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, नहीं 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो है ओनली डी इसका गलत आंसर है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी exists between dash object but cannot be felt until the mass of the object such as planet is very high। ये बोलना क्या चाह रहा कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना सारे के सारे मास के बीच में लगता है। जितना भी मास है यूनिवर्स में, अर्थ है, जुपिटर है, मून है, टाइटन है, कुछ भी है, सबके बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मतलब ईच एंड एवरी बॉडी के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी लगता है ये क्या लगता है? उसका वेट के बराबर लगता है। W इक्वल टू क्या होता है? mg। W इक्वल टू क्या होता है? mg। तो ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा? वेट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हैड डन बाय, कैपिटल जी का वैल्यू किसने खोजा था? तो हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का वैल्यू को खोजा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड टू, ये किसके ऊपर लगता है? एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये किसके ऊपर लगता है? कोई भी पेयर हो, आपका मास का पेयर होना चाहिए, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। F इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। व्हाट इज जी कॉल्ड इन फॉर्मूला? जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को कहा जाता है। इसको ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, आप देखिएगा जो सॉल्व किया जा चुका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इसका सॉल्यूशन एक बार जरूर चेक करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, ये बात सही है।
इस क्वेश्चन को भी जस्ट थोड़ा देर पहले ही सॉल्व किया गया। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वैलिड ओनली इन द लेबोरेटरी। ये गलत है, ये लेबोरेटरी नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स में ये लागू होता है। तो ऑप्शन जो ये सी है ये गलत है। अगला देखते हैं 4 नंबर, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये बात सही है। तो सी जो है सी गलत है। तो सी जो है ये गलत है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में अप्लाई होता है और कहीं नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये पूरा यूनिवर्सल लॉ है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। आपसे यही पूछा था। If the distance between the two particles increase, what is the effect on the force of gravitational between them? फोर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? If the distance between two particles increase, what is the effect on the force of gravitational between them? इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ेगा। इसके ऊपर जो पड़ रहा फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। अगर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अगर आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एफ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आर का वैल्यू बढ़ा रहे तो घटेगा। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज एफ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एफ है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मास को आधा कर दिया जा रहा, m1/2 इंटू m2/2, ये 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, m1 m2। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1/4 हो जाएगा। अर्थ अट्रैक्ट्स थिंग्स टुवर्ड itself, this is due to, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन 1, अर्थ अट्रैक्ट्स थिंग्स टुवर्ड itself, this is due to gravitational force. Which of the following is not related to universal law of gravitation? universal law of gravitation से इसमें कौन सा चीज संबंधित नहीं है। the force that binds us on the bind earth, हम लोग जिस ताकत के थ्रू अर्थ से जुड़े हुए हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो हम लोग यूनिवर्स में जाने से रोकता है। हमारे किसी भी पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ दिखते हैं तो वो अपनी तरफ टान लेता है। तो ये तो बात सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा। मून मूवमेंट अराउंड द सन, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमता है, ये भी सही है। टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, जो भी ज्वार भाटा आता है समुद्र में वो किसकी वजह से आता है, मून और सन की वजह से आता है। तो ये भी तो ग्रेविटेशन का एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, अर्थ नहीं, अर्थ का नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए मून। मून जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ये ग्रेविटेशनल की वजह से घूम रहा, ना कि अर्थ घूम रहा मून की ग्रेविटेशनल की वजह से। तो ऑप्शन डी इसका जो है ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जा चुका है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आप इसको जरूर एक बार चेक करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा गलत है। The weight of an object is maximum at the pole and the minimum at equator, ये बात सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो इक्वेटर पे सबसे कम और पोल पे सबसे ज्यादा होगा, ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट द पोल, गलत बात, यही पूछा था, इसमें गलत कौन सा है। तो जो किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज का जो वेट होगा वो पोल पे सबसे ज्यादा होगा और जो ये है इक्वेटर पे सबसे कम होगा, यहाँ पे उल्टा लिखा है, अगला देख लेते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज कितना, अर्थ का सेंटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, 0 होगा, सही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव एट अ हायर हाइट इट्स वेट डिक्रीज, हाँ हाइट के साथ वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। जी का वैल्यू कम होगा, जब जी का वैल्यू कम होगा तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन जो बी है ये गलत है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्सीड द नॉर्मल डिस्टेंस बाय 6 टाइम, अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एफ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर का। अगर डिस्टेंस कितना बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है, 6 टाइम बढ़ जाता है, 6 टाइम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/6 आर का स्क्वायर, 6r का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1/36 आर स्क्वायर। तो कितना घट जाएगा, 1/36 टाइम ये घट जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1/36 टाइम। What is called the force of attraction between any two physical body? दो फिजिकल बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। Which force maintain the structure of our solar system? ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अपना सोलर सिस्टम जो बना है, सारे के सारे प्लैनेट एक जगह रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल कितना होता है, जी
कैपिटल जी होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू बताया था। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब स्मॉल जी के बारे में पूछ रहा है। स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ, या जिस प्लैनेट के बारे में पूछ रहा है उस प्लैनेट का। तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट फॉलिंग, ना कहीं भी उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया हुआ, यही तो पूछा था, नॉट डिपेंड। आप देख लेते अगला रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड नहीं करता कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ की तरफ उसका मास ज्यादा है या कम है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए क्वेश्चन आप देखे होंगे कि एक स्टील का बॉल अब एक कॉटन को जब एक ही हाइट से गिराया जाता है वैक्यूम में, तो दोनों एक साथ ही गिरता है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1/9f। अगर अट्रैक्शन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में 1/9 हो जा रहा तो उनका दूरी पूछा, दूरी क्या हुआ होगा, दूरी 1/3 हो गया होगा, दूरी जो है 1/3 हो गया होगा। आप इधर देखो f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का, r² का। बोल रहा फोर्स कितना हो गया है 1/9 टाइम ऑफ f, तो डिस्टेंस के साथ क्या हुआ होगा, ये 3r हुआ होगा, तभी तो 3r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, जो डिस्टेंस r था वो कितना हो गया 3 गुना हो गया 3r हो गया, तो फोर्स निकले कितना है 1/f टाइम 1/9f के बराबर आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, इसमें से कौन सा ग्रेविटी का एग्जाम्पल नहीं है। आइए देखते हैं। टू प्रिवेंट द प्लानिटरी एटमोस्फियर फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ, अगर अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं रहेगा, ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो अर्थ से जो भी हवा बंधा हुआ है, जो भी बादल है, जो भी गैस का आवरण बना हुआ है अर्थ के चारों तरफ, सब निकल जाएगा। तो ये बात सही है, ये बात सही है कि अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर है ये किसकी वजह से बना हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बना हुआ है। अगर मून का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, इसलिए मून के ऊपर क्या है, एटमोस्फेयर नहीं है, जो भी गैस वगैरह था सारा का सारा एस्केप वेलोसिटी की वजह से निकल गया। इट हेल्प इन रोटेशन इन ब्लैक होल, गलत बात है। ये ब्लैक होल से कोई इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल का ग्रेविटी जो है बहुत ज्यादा होता है। इट हेल्प इन द रोटेशन ऑफ ब्लैक होल अपने एनर्जी की वजह से रोटेट करता है, ठीक है। कीप द स्टार कनेक्टिंग टू अर्थ कनेक्टेड टुगेदर, ये बात सही है। जितना भी सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। साइरस क्या है, एक स्टार है। तो अलग अलग स्टार्स जो है एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करता है या एक दूसरे से जो बंधा हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो बंधा हुआ है। द मून इज इन द ऑर्बिट, मून जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या है, ऑर्बिट में बना हुआ है। तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन, फ्री फॉल किसमें पॉसिबल है, वैक्यूम में पॉसिबल है फ्री फॉल। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड अपन, वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क क्या होता है, W इक्वल टू mgh चेंज इन हाइट। तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू mgh। देखिए एट द डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एकदम सही है, एकदम सही है। यहां से क्या आ जाएगा W इक्वल टू m और g तो कांस्टेंट रहेगा, फाइनल हाइट फाइनल माइनस हाइट इनिशियली, ये दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो ऑप्शन ए इसका जो है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। If the mass of an object is 60 kg on the surface of earth, what will be the mass on moon? मास कितना होगा मून पर भी ये होगा 60 kg, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, आप कहीं भी चल जाओ, अर्थ का कोर पे चल जाओ, आप मून पे चल जाओ, जुपिटर पे चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, मास जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। वेट चेंज होता है, वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, जी के ऊपर। अगर यही आपसे पूछता कि वेट कितना हो जाएगा मून पर, तो मून पे होता है अर्थ का 1/6, वो 1/6 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, 10 न्यूटन आ जाता है। तो ये पूछा है किसके बारे में, मास के बारे में, तो मास चेंज नहीं होगा। अगला, द वैल्यू ऑफ जी varies from the value of r, the student would observe minimum g at, बोला जी का वैल्यू जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट जो है मिनिमम कहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, जी का वैल्यू सबसे कम कहाँ पर होगा, तो सबसे कम होगा इक्वेटर पे, और सबसे ज्यादा अगर पूछे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा पॉल पे हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो पॉल पे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How long will it take to reach its highest point if a ball is punched upward with the initial velocity of 25 मीटर पर सेकंड? जी का वैल्यू आपको लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बोल रहा कितना टाइम लेगा एक बॉडी को जिसको स्टार्टिंग में हम लोग 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ बिग रहे हैं. तो फॉर्मूला है v इक्वल टू यू माइनस का जी टी आपको याद होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी. न्यूटन का ये जो फर्स्ट था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था उसमें ये था. यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं एक जगह पर जी ले रहे हैं, ये जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा. ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जी का वैल्यू किधर है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है. एक ही मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट अपना हाईएस्ट पॉइंट जो पहुंचेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अगर आप यहाँ पे एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो अपना हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो. जीरो हो जाएगा. तो v का वैल्यू हो गया जीरो, u का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 25, g का वैल्यू आपको बोला है लेना है 10. चलो यहाँ पर रख देते हैं. तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, जी टी इक्वल टू यू आएगा. u का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 25, g का वैल्यू इधर ले आओगे 10, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, t निकल गया, t आएगा 2.5 सेकंड. 2.5 सेकंड. ऑप्शन बी इज राइट. The point where the entire weight of an object functions is called. एक कोई भी एक वेट है, ठीक है, जहां पर इसका पूरा मास को हम लोग कंसीडर करते हैं कि पूरा मास यहीं पर है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. स्कूल टाइम में हम लोग क्या करते थे ना कि अपने फिंगर के ऊपर फुटबॉल को या फिर कॉपी को हम लोग गोल गोल घुमाते थे. वहां पर एक्चुअली क्या मानते थे कि वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पूरा मास क्या है वहीं पर कंसीडर है. ये एक माना जाता है. इस तरह कुछ होता नहीं है, पर ये माना जाता है कि वहां पर सारा का सारा जो मास है एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. ऑप्शन सी इसका राइट होगा. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. ठीक है. व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर इसका वेट क्या होगा, वेट क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी. मास दिया हुआ आपको 10, जी का वैल्यू बोला है 9.8 लेने के लिए, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 98 न्यूटन. ऑप्शन डी इसका राइट है, 98 न्यूटन. यूनिट ऑफ जी सेम एज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज. जी का जो यूनिट होता है वो एक्सेलरेशन का यूनिट के बराबर होता है. ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है. द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट. हाँ, जी का वैल्यू जो है हाइट के साथ, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अर्थ का सरफेस से जी का वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है. दूसरा पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट. मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता. जी का जो वैल्यू है ये जो है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि गिरने वाला ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर. तो यही पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है. आगे पढ़ के देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ. द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ. हाँ, अर्थ का मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है. देखिए मास. द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज गोज डीपर. हाँ जी, डीपर ये बोला था रेडियस में. अर्थ का अगर रेडियस में चेंज करते हैं, अर्थ का रेडियस ये है, अर्थ का रेडियस ये है, अगर हम धीरे धीरे कभी नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं तो जी क्या होगा, घटता जाएगा. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है. सिर्फ और सिर्फ गलत जो है ऑप्शन बी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मैक्सिमम होगा पोल पे होगा, और मिनिमम कहां पर होगा, इक्वेटर पे होगा. मिनिमम जो है मिनिमम इक्वेटर पे है. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन when measured on the surface of earth. अर्थ का सरफेस पे जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है कितना, 60 न्यूटन है. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द लूनर सरफेस. जो जी का वैल्यू होता है, जी और मून होता है, ये जो अर्थ का ऊपर जो जी का वैल्यू होता है इसका 1/6 होता है. तो अर्थ के ऊपर कितना दिया हुआ है, 60 न्यूटन. मून का ऊपर कितना, 60/6 हो जाएगा 10 न्यूटन. तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा. ऑप्शन ए. An object weight is 60 Newton when measured on the surface of Earth. Weight on the lunar surface. Lunar का मतलब होता है मून के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा. अभी तो देखें. The weight of an object on the Earth surface, Earth is 200 Newton and mass is 20 kg. What will be the value of gravitational acceleration? W equals to क्या होता है, mg. वेट दिया हुआ 200, मास दिया हुआ 20, जी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन बी राइट. Suppose a planet whose mass and radius is 1/3 of the mass and the radius of Earth. If the value of acceleration due to gravity on the Earth's surface is g, then the value on the planet g equals to gm by r square.
तो यहाँ से आ जाएगा जी, मास 1/3 है अर्थ का, रेडियस का, और इसका जो मास जो है 1/3 है उस प्लैनेट का, और रेडियस जो है ये r/3 है उस रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा जी m/r²। ये जो नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा 9, और ऊपर जो ये 3 था ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 3 जी। What will be the effect on the rock brought from the lunar surface? अगर एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका वेट क्या होगा, वेट चेंज हो जाएगा, ये जो है वेट चेंज हो जाएगा, पर मास जो रहेगा फिक्स रहेगा। ऑप्शन ए इज ट्रू। When two eggs are dropped from a certain height in such a way that one egg fall on the floor and the other on the pillow, which of the following will not be possible outcome? इसमें से कौन सा जो है पॉसिबल आउटकम नहीं है, मतलब जो नहीं हो सकता। बोला जा रहा ऑप्शन ए में ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट, गलत बात, ये तो पहले ही बात गलत है, बोल दिया ना, 2 eggs are dropped from a certain height, मतलब हाइट क्या फिक्स है, तो ये बात क्या हो गया, इसको छोड़ दो। हाइट एग्जर्ट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर, अलग अलग प्रेशर फील करेगा, ये बात सही है, सॉरी। अगर दो ऑब्जेक्ट को गिराते हैं डिफरेंट हाइट से, एक को गिराते हैं 10 मीटर से, दूसरा को गिराते हैं 20 मीटर से, दोनों के ऊपर अलग फोर्स लगेगा, तो ये बात सही है। बोथ एक विल ब्रेक, जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों ये होगा, एक को सरफेस पे गिरा रहे हैं, दूसरा को किसको, पिलो के ऊपर गिरा रहे हैं, पिलो के ऊपर गिरेगा, अगर पिलो जो है, जो तकिया है वो अगर काफी मुलायम है तो क्या करेगा, मोमेंटम वो कंजर्व करेगा, इसकी वजह से ये फूटेगा या नहीं फूटेगा, ये डिपेंड करता है कि पिलो है कैसा। इसको एक बार देखते हैं, अगला देखते हैं, द एग फॉल ऑन द पेवेट फ्लोर विल ब्रेक बिकॉज द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिरा रहे हैं तो दोनों एक ही टाइम पे अर्थ का सरफेस पे गिरेगा, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर द वाइट फोर्स, ये भी बात सही है। जो गिर रहा फर्श के ऊपर उसको तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स फील होगा, पर जो पिलो के ऊपर गिर रहा है वो धीरे धीरे पिलो को क्या करेगा, नीचे की तरफ दबाएगा, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, कम फोर्स लगेगा, कम टाइम के लिए लगेगा, ज्यादा टाइम के लिए लगेगा। अगला पढ़ते थे, एक फॉलिंग ऑन द पिलो विल नॉट ब्रेक, हाँ हो सकता है ये ना फूटे, अगर पिलो काफी ज्यादा मुलायम है तो उसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे धसेगा, मतलब मोमेंटम उसका क्या होगा, कंजर्व होगा, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें थोड़ा डाउट है कि बोथ एग विल ब्रेक, बोथ ब्रेक, जो एग है दोनों, एक तो फूटेगा ही, जो गिरेगा सरफेस तो वो तो फूटेगा ही, पर जो पिलो पे गिरेगा ये जरूरी नहीं, ये डिपेंड करेगा पिलो का फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि वो ब्रेक ना करे, तो ऑप्शन बी इसका ज्यादा ऑथेंटिक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां पर होता है, पॉल पे, और मिनिमम कहां होता है, इक्वेटर पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ जो है सूरज की चारों तरफ घूमता है। What will be the weight of a body on the pole compared to the weight of the body on the equator? पोल पे क्या होगा, वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ इक्वेटर। देख लेते हैं, वेट ऑफ द बॉडी विल बी, बॉडी ऑन द पोल विल बी लेसर, गलत बात, मैक्सिमम होगा, तो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन पोल विल बी इक्वल, इक्वल भी नहीं होगा, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द पोल विल बी ग्रेटर, हाँ पोल पे क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ इक्वेटर से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Gravitational acceleration at the surface of the earth is 9.8, ठीक है, what will be the approximate acceleration value from the earth surface at a 1/10 height of the radius, ठीक है, यहाँ देखो एक फॉर्मूला लिखा है, g डैश इक्वल टू g बाई 1 प्लस h बाई आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, g का वैल्यू आपको दिया हुआ 9.8, 1 h बाई आर का आपको रेशियो कितना दिया हुआ, यही तो है, h बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया, 1/10 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा 9.8, यहाँ चाहे 10 और 11, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 8.1। ये फॉर्मूला है जब हम लोग हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, कितना घटता है, ये फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल टू जी बाई 1 प्लस h बाई आर ई का स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर कितना वेट होगा, इज ऑन द मून, ये 6 गुना होगा। अगर पूछा जाएगा मून पे कितना होता है, तो मून पे होगा जी, मून पे जो होता है जी का वैल्यू मून पे
वो अर्थ का कंपेयर में 1/6 होता है। आपसे पूछा कि इसके बारे में है, अर्थ के ऊपर कितना होगा मून के कंपेयर में, तो मून के कंपेयर में अर्थ पे 6 गुना होगा। If the radius and mass of a planet are half of the Earth radius and mass, G dash equals to कैपिटल G m by r e का स्क्वायर। G उसी तरह रह जाएगा, मास कितना हो जा रहा हाफ m by 2, रेडियस भी आधा हो जा रहा r by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। आपको अर्थ के ऊपर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, आप 9.8 मान लो, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 9.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 0। ये कितना हो, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का सेंटर पे जो जी का वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू, ये क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 200 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास, W इक्वल टू mg, W का वैल्यू दिया हुआ 200, मास निकालना है और g का वैल्यू दिया हुआ 10, 0 से 0 कट जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 20 kg, ऑप्शन ए इज राइट। If the weight of an object is 6000 Newton on the earth, what will be its weight on the surface of moon? मून के ऊपर वेट क्या होगा, अर्थ पे जितना है उसका 1/6, तो 1/6 कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। Mass of an object is 20 kg. What will be the weight on the object on the earth? वेट क्या होगा, W इक्वल टू mg, मास दिया हुआ आपको 20, g का वैल्यू दिया हुआ 9.8, यहां से जाए 196 न्यूटन हो जाएगा। What will be the mass of the object whose weight on the earth is, ना मास पूछा है कितना हो जाएगा, W इक्वल टू mg, वेट दिया हुआ 196, m का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू दिया हुआ 9.8, जब काटेंगे तो ये 20 टाइम्स में चला जाएगा, तो 20 kg, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू, जी का वैल्यू हाइट के साथ, अर्थ का सरफेस से जितना ऊपर जाएगा जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और अर्थ का सरफेस से जितना ग्राउंड की तरफ जाएगा, अंदर कोर की तरफ जाएगा अर्थ के, वहां भी जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। What will be the ratio of acceleration due to gravity at depth h below the surface of earth and the height h above the surface of earth? तो जी डैश जो होता है, जी डैश जब ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ जा रहे हैं, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी डैश क्या होता है, 1 माइनस h बाई आर ई। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जी डबल डैश मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जी बाई 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये जो जी है, ये जी से ये जी कट जाएगा, तो जी डैश बाई जी डबल डैश जो बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस h बाई आर, और यहां से क्या आएगा 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन रहा, तो विल इंक्रीज लीनियरली विच हाइट, ठीक है, हाइट के साथ धीरे धीरे क्या होगा, जी का वैल्यू बढ़ेगा। Which of the following statement is true? इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेस्ट ग्रेटर देन जी, नहीं, हाइट के साथ जी का वैल्यू क्या होता है, हाइट के साथ जी का वैल्यू जो होगा घटेगा, तो बढ़ेगा नहीं, ये गलत बात है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द माउंट एवरेस्ट ग्रेट लेस देन जी, ये बात सही है, जी का जो वैल्यू होगा वो घटेगा। आफ्टर 15 सेकेंड ए बॉल थ्रोन वर्टिकली एंड रिटर्न ऑन द ग्राउंड, इट्स वेलोसिटी इज 75 मीटर। देख लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो b इक्वल टू यू प्लस 80 GT कर देते हैं, GT। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v का वैल्यू मतलब निकालने बोला है 15 सेकंड में, g का वैल्यू कितना, इनिशियली तो ये 0 होगा, इनिशियली क्या होगा 0 होगा, g का वैल्यू अब 10 ले लो, टाइम कितना दिया हुआ 15 सेकंड, 15 सेकंड में इसका वेलोसिटी जो होगा 150 होगा, ना कि 75 होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। व्हाट विल बी ए बॉल विल इज रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 15 सेकंड व्हेन थ्रो वर्टिकली, इट्स वेलोसिटी 150, अभी तुरंत हम लोग निकाले 150 होगा, तो ऑप्शन जो बी है, बी और डी ये दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, बी एंड डी इज ट्रू। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज व्हेन मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हाँ, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा।
विच कंडीशन डज द बॉडी ऑकर्स ड्यूरिंग द फ्री फॉल, फ्री फॉल के टाइम में बॉडी कैसा फील करता है, तो ये वेटलेसनेस फील करता है, वेट जीरो फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद, जी का वैल्यू इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन हाइट नहीं, गलत बात, अगर हाइट बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो डिक्रीज इन हाइट, अगर हाइट को हम कम करते जाते हैं तो क्या होगा, जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। When a body is moved from the equator to नॉर्थ एंड साउथ पोल, अगर पोल की तरफ जा रहा तो इसका वेट क्या होगा, वेट इंक्रीज कर जाएगा, जी का वैल्यू ज्यादा होता है पोल के ऊपर, तो इसलिए वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेयर इज द मिनिमम वेट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो मिनिमम वेट कहां पर होता है, इक्वेटर पर, मैक्सिमम वेट होता है पोल के ऊपर, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। A stone is tied with a spring balance. Which of the following situation would show the lowest load in the spring in balance reading? ठीक है, एक इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस है, एक इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर एक लोड लटकाया गया है, यहाँ पर एक लोड को लटकाया गया है, बोले ये सबसे कम रीडिंग जो है कहां पर देगा, लोएस्ट रीडिंग कब देगा, व्हेन ए स्टोन इज हैंग इन एयर, नहीं ये जो रीडिंग देगा ये ज्यादा ही देगा हवा में, क्योंकि हवा नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाएगा नहीं। अगला देखते हैं, व्हेन द स्टोन इज ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, अर्थ का वाटर का अगर सर्फेस के ऊपर रहेगा तो वाटर उसको थोड़ा तो हेल्प करेगा, ऊपर की तरफ धक्का तो देगा, पर ये बहुत ज्यादा नहीं देगा। व्हेन द स्टोन इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, अगर ये कंप्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ रहे, पानी का अंदर डूबा हुआ रहे, तो पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स लगाएगा, उपलब्धता बल लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा रीडिंग आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं, व्हेन द स्टोन इज पार्शियली, अगर ये आधा डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है तभी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, पर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, जब ये कंप्लीटली डूबा हुआ रहेगा तो पूरा का जितना वेट ये रिप्लेस करेगा, जितना पानी को रिप्लेस करेगा उतना वेट क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऑप्शन सी जो है मिनिमम रीडिंग कब देगा, जब पानी के अंदर वो कंप्लीटली डूबा हुआ हो। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस 10 kg, व्हाट विल बी द वेट, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg, मास दिया हुआ 10, g का वैल्यू 9.8, कितना आ जाएगा 98 न्यूटन, ऑप्शन बी इसका राइट है। A ball is dropped from the height 80 meter. The distance travel in the 4th second. आपसे ये नहीं बोला 4 सेकंड में कितना, चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी बाई 2 टी माइनस का 1, ड्रॉप किया जाएगा ना, जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ये हो गया 0, यहाँ पर जी का वैल्यू को 10 लेने बोला है, 10 बटा 2 टी, टाइम कितना दिया 4th सेकंड, तो 4 दूनी का 2 गुना 4 माइनस 1, यहां से आएगा 5 और यहां से आएगा 7, कितना आ गया 35 मीटर। आपसे ये बोला है 4th सेकंड, चौथा सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 35 मीटर ट्रेवल करेगा। अगला दिया हुआ है, ए कार फॉल्स फ्रॉम द ब्रिज टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकंड, व्हाट विल बी द स्पीड एट द टाइम ऑफ द हिटिंग द ग्राउंड, तो जब हिट करेगा उस समय स्पीड क्या होगा, आप यहाँ पर देख लो ना, v इक्वल टू यू माइनस का जी टी, ये क्या हो रहा, फॉल गिर रहा, ये स्टार्टिंग में इसका कितना हो गया, u का वैल्यू 0, g का वैल्यू आपको लेने बोला 10, टाइम दिया हुआ 0.8 सेकंड, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा जस्ट गिरने से पहले, ये माइनस का साइन दिखला रहा है कि अर्थ नीचे की तरफ टान रहा, तो 8 मीटर पर सेकंड इसका होगा, ऑप्शन बी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद इसका पेरीमीटर क्या होगा, थर्ड इक्वेशन v इक्वल टू यूटी माइनस का हाफ जीटी स्क्वायर, वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 20, टाइम दिया हुआ 3 सेकंड माइनस हाफ, जी का वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए, टाइम दिया हुआ आपको 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ से जो काटेंगे 5 बार में, तो यह हो गया 60, 20 दिया 60 माइनस 9 पचे 45, तो यहाँ से कितना आएगा 15 मीटर, ऑप्शन बी इज राइट। ए कार स्लिप डाउन द माउंटेन पास एंड फॉल डाउन इट्स टेक 0.7 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी द स्पीड व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल टू यू माइनस का जी टी, स्लिप डाउन कर रहा मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो 0, माइनस जी का वैल्यू दिया हुआ 10,
टाइम दिया हुआ 0.7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 7 मीटर पर सेकंड। माइनस बस ये दिखला रहा है कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है और कुछ नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। A car slip off the edge and fall to the ground in 0.8 second. What height will the edge to be from the ground? Height कितना है? तो s equals to ut minus half gt square। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0.8 किसी से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही रहेगा 1/2। g का वैल्यू 10 लेने बोला है। टाइम कितना है 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। यहाँ से तो काटेंगे कितना हो जाएगा 0.32 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3.2 मीटर। 3.2 मीटर ऑप्शन डी इसका राइट है। A boy standing on the top of 20 meter high tower throws a stone with which velocity of a stone hits the ground। किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? वॉल्ट तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 g h। तो जो ऊपर से बॉल गिरा रहा तो इसका कितना हो जाएगा u 0 हो जाएगा माइनस 2। g का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 20 मीटर, तो 20 देंगे 200 200 तो निकला 400 आ गया v स्क्वायर का वैल्यू। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज राइट। A truck slip off the edge and fall to the ground in 1.6 second. Which height will the edge be from the ground? वो हाइट कितना है? हाइट निकालने बोला है तो हो जाएगा s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इनिशियली कितना हो गया 0 हो गया 1/2। g का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 16 16 का स्क्वायर होता है 256 2.56 56 हो गया। ये तो काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा 1.828। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.8 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही है 12.8 मीटर। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड 10 मीटर हाइट। वो 10 मीटर हाइट तक जाता है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला क्या लगेगा v इक्वल टू u माइनस का gt। ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से आएगा u इक्वल टू टाइम निकालने बोला है तो g को इधर ले आएंगे, ये आ गया। u का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 14, g का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना नहीं दिया हुआ तो आप 10 ले लो, 10 लेंगे तो कितना आएगा 1.4। तो 1.4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अगर 9.8 लेते तो थोड़ा ज्यादा आता, तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। अगर 9.8 लेंगे तो 1.4 से थोड़ा ज्यादा आएगा तो 1.43 इसका आंसर हो गया। If a body is projected in the vertical direction perpendicularly, what will be the velocity of the body at the highest point? जब एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ बिक रहा है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली। हमको पता है कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकंड का स्पीड से अपनी तरफ टानता है। इसी को तुम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर 9.8 मीटर 1 सेकंड में चला तो 2 सेकंड में कितना चलेगा ये हो जाएगा 19.6 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए कार फॉलिंग फ्रॉम द आउट क्रॉक एंड लैंड इन 0.4 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड वाइल हिटिंग द ग्राउंड। v इक्वल टू क्या हो जाएगा u माइनस का gt। u हो गया 0 माइनस g का वैल्यू 10 लेने बोला है, टाइम आपको दिया हुआ है 0.4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ए कार फॉल्स फ्रॉम एन इंक्लाइंड सेक्शन एंड फॉल टू द ग्राउंड इन 0.9 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। v इक्वल टू u माइनस gt। u का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस g का वैल्यू आपको दिया हुआ 10, टाइम दिया हुआ 0.9 तो मल्टीप्लाई करके आएगा कितना 9 आ जाएगा, तो 9 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द ग्राउंड इन 13.5 सेकंड।
13.5 सेकंड में रिटर्न आ जाता है। एट व्हाट स्पीड वाज द थ्रोन, मतलब इनिशियल स्पीड कितना था जिसपे जो ऊपर की तरफ बिका गया था। तो टोटल टाइम लेता है 13.5 सेकंड नीचे से बॉल को ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में। तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा, एक तरफ का रास्ता का 6.75 सेकंड आ गया। 6.75 मतलब ऊपर जाने में लिया 6.75 और नीचे आने में 6.75 लिया टाइम। हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा तो क्या होगा, v इक्वल टू यू माइनस का जी टी। ठीक है, फाइनली जब टॉप हाइट पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, तो यहां से आएगा u इक्वल टू जी टी। जी का वैल्यू आपको 10 लेने बोला है और टाइम दिया हुआ है 6.75। तो यहां से आ जाएगा 67.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज राइट। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से इसको लटकाया गया है, यहां से इसको नीचे की तरफ लटकाया गया है। ये बोल रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहां पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे लटकाया होगा ना, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग, इस पॉइंट पे होगा सेंटर। सारा का सारा मास वहीं पर फील होगा। Why does a stone thrown towards the sky return to the earth? जब हम एक पत्थर को ऊपर की तरफ देखते हैं वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्यों आता है? There is a gravitational force which pull towards the earth. अर्थ के पास क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो क्या करता है, अर्थ की तरफ मतलब सरफेस की तरफ टानने लगता है। हाउ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश स्मॉल लेटर स्मॉल जी। If you like my effort, please like, share and subscribe. Thank you for watching.